Hitler's rise to power, right? Now, this crisis in the economy, polity, and society formed the background to Hitler's rise to power. So, in last chapter, we studied that how Weimar's republic was unsuccessful, you can say, and there was poverty all around. Economy of Germany was totally shattered. ठीक है, तो ये सब घटनाओं ने हिटलर के राइज को के लिए एक बहुत ही अच्छा बेस तैयार कर दिया था। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर ने अपने जवानी के दिन जो थे वो काफ़ी गरीबी में गुजारे थे। जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा उस समय हिटलर जो थे वो आर्मी में भर्ती हो गए, लेकिन एक मैसेंजर के रूप में, एक योद्धा के रूप में नहीं, जस्ट ही वॉज अ मैसेंजर। फिर वो धीरे धीरे फौज में ऊंची पोस्ट पर बढ़ते गए और अपनी ब्रेवरी के लिए उन्होंने मेडल्स भी जीते। जर्मन्स जो थे उनकी इस युद्ध में हार हुई थी, ठीक है, और इस हार के बाद हिटलर काफ़ी परेशान थे। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, इससे भी हिटलर काफ़ी गुस्से में थे। यानी कि हिटलर वो जो थे उनको ये दोनों ही चीज़ें, यानी कि जर्मनी की हार और ख़ासकर वर्साई की जो ट्रीटी थी उससे बहुत ही दुख पहुंचा था। 1919 की बात करें तो हिटलर ने एक छोटा सा ग्रुप जो था जिसको नाम दिया गया था जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये ज्वाइन किया और उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, पूरी बागडोर यानी, और इसको एक और नाम दिया। जर्मन वर्कर्स पार्टी की जगह उन्होंने नाम दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसी पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। 1923 की अगर बात करें तो हिटलर ने प्लान किया कि वो बावारिया मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, कि वो बावरिया पे कंट्रोल करेगा, उसको अपने कब्ज़े में लेगा और उसके बाद वो बर्लिन की तरफ जाएगा और बर्लिन जो कि कैपिटल है जर्मनी का, उसके ऊपर कब्जा करके वो पूरी पावर अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन ये सब करने में 1923 में हिटलर फेल हो गए और उनको अरेस्ट कर लिया गया और इनके ऊपर केस भी चलाया गया और कुछ समय इनको सज़ा भी मिली देशद्रोह की, लेकिन उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। नाजिस जो थे दे कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट इन द अर्ली 1930s। अब नाजी जो विचारधारा थी उसका ज़्यादातर लोग जो थे 1930 तक की बात करें तो ज़्यादातर लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन जिसके बारे में हमने कल देखा था, ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था पिछले चैप्टर में हमने देखा, जो उसके बाद नाजिज्म जो था वो एक मास मूवमेंट बनकर उभरा। यानी कि एक ग्रुप में लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए, यू कैन से। जैसे कि हमने देखा है कि 1929 के बाद, 1929 के बाद बैंक्स जो थे वो कोलैप्स हो गए थे, बिजनेस जो थे वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गए थे, वर्कर्स की जॉब्स उनसे छिन गई थी, मिडिल क्लास लोग जो थे वो बेघर हो गए थे एक तरह से देखा जाए तो। यानी कि उनके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस सिचुएशन के अंदर नाजी प्रोपेगेंडा जो था वो सामने आया और नाजी प्रोपेगेंडा ने लोगों को एक उज्जवल भविष्य की आस दिखाई, उम्मीद दिलाई और 1928 में नाजी पार्टी जो थी उसको लगभग 2.6% वोट्स मिले थे रिश्टैग में, जो कि जर्मन पार्लियामेंट है। रिश्टैग क्या है? जर्मन पार्लियामेंट। तो यहाँ पर सिर्फ 1928 में उनको 2.6% वोट्स मिले थे। 1932 के अंदर, यानी कि 4 साल के भीतर ही, इट हैड बिकम द लार्जेस्ट विथ 37% वोट्स। अब 37% वोट इनको मिले 1932 में। तो यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन आप देख सकते हो। 1928 में जो था वो सिर्फ 2.6% था, 4 साल के अंदर वो बढ़कर बहुत ही ज़्यादा हो गया। अब यहाँ आप जो पिक्चर है इसमें देख सकते हो, हिटलर बीइंग ग्रीटेड द पार्टी कांग्रेस इन
न्यूरेमबर्ग इन 1938। हिटलर को लोग ग्रीट कर रहे हैं। देखो, अब देख सकते हो इस पिक्चर में ही लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी पब्लिक है यहाँ। नीचे दूसरी फोटो के अंदर देख सकते हो। दिस इज न्यूरेमबर्ग रैली 1936। Rallies like this were held every year. An important aspect of these was the demonstration of Nazi power as various organizations paraded past Hitler, showed loyalty and listened to his speeches. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी पब्लिक आप देख रहे हो। तो काफ़ी ऊंचे स्तर पर हिटलर ने अपना जो ये प्रोपेगेंडा था नाजिज्म का, इसको खड़ा किया। हिटलर जो थे वो बहुत ही पावरफुल स्पीकर थे। उनका जो पैशन था, उनके जो शब्द थे, जिन शब्दावलियों का वो उपयोग करते थे अपने स्पीचेस के अंदर, उससे लोग जो थे वो मूव हो जाते थे, यानी कि लोग प्रभावित हो जाते थे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग जर्मन नेशन बनाएंगे। एक ताकतवर जर्मनी बनाने का उन्होंने लोगों को सपना दिखाया। और उन्होंने आगे कहा कि ही विल अनडू द जस्टिस ऑफ द वर्साई ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। कि जो वर्साई की जो ट्रीटी हुई थी उसमें जो इनकी बेइज्जती हुई है, जिस प्रकार से अन्याय किया गया जर्मनी के साथ, उसको वो न्याय में बदलेंगे और जर्मन लोगों की जो डिग्निटी है, यानी कि उनकी जो मान सम्मान है, उसको फिर से रिस्टोर करेंगे। ही प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। उन्होंने उन लोगों से वादा किया कि तुमको काम मिलेगा जो अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित थे। फ्यूचर ऑफ द यंगस्टर्स, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छे से वादा किया कि यंगस्टर्स का फ्यूचर भी मेरे देश के अंदर खुशहाली रहेगा। उन्होंने प्रॉमिस किया कि फॉरेनर्स या जितने भी विदेशी कल्चर या विदेशी कोई भी उनके देश के अंदर जो पल रहे हैं, वो उन सब को क्लियर कर देंगे, अपने देश से भगा देंगे। और जिस प्रकार से खेत के अंदर से वीड्स को निकाल दिया जाता है, अनचाहे पौधों को निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार से इन्होंने भी कहा कि फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, जितना भी विदेशी प्रभाव जर्मनी के अंदर है, उन सबको ये क्लीन कर देंगे। और हर एक प्रकार की विदेशी कॉन्स्पिरसी, यहाँ पर फॉरेन कॉन्स्पिरसी वर्ड यूज़ किया गया, जो कि जर्मनी के खिलाफ अगर कहीं भी कोई साजिश हो रही है विदेशियों के द्वारा, दूसरे देशों के द्वारा, वो उसको भी नाकाम कर देंगे। तो ये सब वादे जो थे ये जर्मनी को ऊपर उठाने के लिए थे। और जर्मन्स थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुए, क्योंकि अब तक जर्मनी के ऊपर बहुत कुछ लाद दिया गया, थोप दिया गया था। हिटलर ने एक नए प्रकार की पॉलिटिक्स की शुरुआत की। उन्होंने रिचुअल्स और मास मोबिलाइजेशन का महत्व समझा, यानी कि जो हमारे रीति रिवाज है उनको उन्होंने फॉलो किया। और मास मोबिलाइजेशन, यानी कि मास में, यानी कि ग्रुप में मोबिलाइज होना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, इस चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया। नाजीज जो थे उन्होंने मैसिव रैलीज, बड़ी बड़ी रैलियाँ की। यहाँ पे एक और पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर नाजी एक और हिटलर एड्रेसिंग SANSS कॉलम। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो कितनी बड़ी रैली और कितनी सिस्टमेटिक वे में सब आप देख सकते हो। तो बताया गया है कि नाजीज जो थे बड़ी बड़ी रैलियाँ करते थे और पब्लिक मीटिंग्स करते थे और हिटलर के लिए सपोर्ट मांगते थे, और लोगों के अंदर एक यूनिटी की भावना को पैदा करते थे कि हम सब एक हैं। उनके जो बैनर्स थे वो लाल रंग के थे, जिसके ऊपर स्वास्तिक का निशान होता था, जो कि हमारे हिंदू धर्म में हम लोग बनाते हैं। तो रेड बैनर्स के ऊपर स्वास्तिक का निशान था। नाजी सैल्यूट and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of the spectacle of power. नाजी सैल्यूट, अब लाल रंग के झंडे जिसके ऊपर स्वास्तिक का निशान होता था, जो कि आप जानते हो जर्मनी का झंडा कैसा था उस समय। फिर नाजी लोगों का सैल्यूट करने का तरीका जो था, फिर राउंड ऑफ अप्लॉज, यानी कि वो किस प्रकार से तालियां बजाकर स्पीच के बाद हिटलर का स्वागत करते थे, धन्यवाद कहते थे। ये सब चीज़ें हिटलर की पावर को दर्शाती थी। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली हिटलर को एक मसीहा दर्शाने में कामयाब रहा, यानी कि नाजी विचारधारा ने, नाजी पार्टी ने हिटलर को एक मसीहा की तरह दिखाया, यानी कि एक सेवियर, एक
मसीह की तरह, बोलो तो जो होता है ना, मसीहा दिखाया एक तरह से। और ये जो मसीहा था या सेवियर जो था, ये लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आया था। It is an image that captured the imagination of people whose sense of dignity and pride had been shattered, and who were living in a time of acute economic and political crisis. अब ये जो इमेज थी हिटलर की, मसीहा की तरह दिखाई गई, इस इमेज ने डूबते हुए को तिनके के सहारे का एक तरह से काम किया। डूबते डूबते के लिए तिनके का सहारा जिस प्रकार, क्योंकि जर्मनी जो था वो शैटर्ड हो चुका था, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। और इसी बीच जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, हिटलर का राइज हुआ, और उसने जो वादे, जो बातें अपने देशवासियों से की, वो कहीं ना कहीं सबको बहुत ही भा गई। अगला टॉपिक है हमारा द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट जो थे हिंडनबर्ग, उन्होंने ऑफर द चांसलरशिप, यानी कि उन्होंने चांसलरशिप, चांसलर आपको पता है जर्मनी के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो चांसलर की होती है, ठीक है। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की तरह नहीं, बट हाईएस्ट पोस्ट वहाँ पर चांसलर की दी जाती है। हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप जो थी, जो कि हाईएस्ट पोजीशन है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की, वो किसको ऑफर की? हिटलर को। बाय नाउ द नाजीज हैज मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। अब तक जो बाकी लोग थे, जो दूसरी पार्टी वाले जो हिटलर के विरोधी थे, उन सबको ठिकाने लगा दिया गया था, यानी कि अब हिटलर के सामने खड़े होने वाला कोई नहीं था। और हिटलर ने जैसे ही पावर ली, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। और जैसे ही हिटलर गद्दी पे बैठे, उन्होंने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। एक मिस्टीरियस फायर that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. उनके हर एक कदम के ऊपर एक अजीब सी, मतलब जिस प्रकार से वो कदम उठाते थे, कदम उठाने का मतलब यहाँ पर जो डिसीजन उन्होंने लिए, जो कि डेमोक्रेसी को आहत कर रहे थे, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे थे, इससे जर्मन पार्लियामेंट के अंदर एक आग सी लग गई। The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. अब ये तारीख दी गई है 28 फरवरी 1933 की, और उस दिन ये जो फ्रीडम्स थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड असेंबली, इन सब को छीन लिया गया। ये सब जो थे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जर्मन्स को दिए गए थे, लेकिन अब इनको खारिज कर दिया गया। देन ही टर्न्ड ऑन हिज arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. अब कॉन्स्टिट्यूशन के छेड़छाड़ करने के बाद हिटलर ने अपना रुख किया कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की तरफ, लीडर्स की तरफ, जो कि हिटलर को सबसे बड़ा दुश्मन मानते अपना। उन लोगों को हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स जो होते हैं, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, जहाँ पर उनको सज़ा दी जाती है, उनके ऊपर जुल्म जोर ज़बरदस्ती की जाती है, वैसे कैंप्स में उनको पैक करके भेज दिया गया। The repression of the communists was severe. Out of the surviving 6,808 arrest files of Düsseldorf, a small city of 500,000 population, 1440 were those of communists alone. They were, however, only one among the 52 types of victims prosecuted by the Nazis across the country. हिटलर का जो कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ जो उनको दबाने का जो तरीका था, वो बहुत ही खतरनाक था। और हिटलर ने डुसेल्डॉर्फ नामक एक सिटी बताया गया, जिसमें 500,000 पीपल पॉपुलेशन बताई गई है। उसके अंदर से लगभग 1440 जो थे वो कम्युनिस्ट थे, सिर्फ कम्युनिस्ट थे। तो कम्युनिस्ट लोगों के ऊपर बहुत तरह का अत्याचार किया गया। कुल मिला के
नाजीज ने 52 तरह के विक्टिम्स यानी कि 52 तरह के 52 टाइप्स जो कम्युनिटीज़ थी अलग अलग तरह की जिनको टारगेट किया था, उसमें से एक थे कम्युनिस्ट लोग भी। मार्च 3 1933 को फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। अब ये तारीख आपको याद रखनी है, 3 मार्च 1933 को एनेबलिंग एक्ट जो था उसको पास किया गया। ये एक्ट जो था इस्टेब्लिश किया गया था हिटलर के द्वारा, और इस एक्ट के मुताबिक जर्मनी जो है अब एक डिक्टेटर कंट्री बन गया था, डिक्टेटरशिप के अंडर आ गया था रादर देन डेमोक्रेसी। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट। अब जैसे ही एक्ट आया एनेबलिंग एक्ट, इसके बाद हिटलर को पूरी पावर मिल गई पार्लियामेंट को साइड में रखने की, यानी कि पार्लियामेंट जो थी अब कहीं भी मायने नहीं रखती थी क्योंकि डेमोक्रेसी है ही नहीं। All political parties and trade unions were banned except for the Nazi party and its affiliates. अब जैसे ही हिटलर ने डिक्टेटरशिप रूल लागू किया जर्मनी के अंदर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया गया। जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी उनको भी बैन कर दिया गया। सिर्फ नाजी पार्टी और उसकी सहायक जो पार्टियां थी या जो उसके साथ थे उसके सब ग्रुप्स, उनको ही परमिशन दी गई, बाकी सब बैन कर दिया गया। The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. और इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे, जुडिशरी पे, सब जगह पर हिटलर का यानी कि नाजी पार्टी का रूल हो गया। Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. अब स्पेशल सर्वेलेंस और स्पेशल फोर्सेस को क्रिएट किया गया ताकि सोसाइटी को इस प्रकार से कंट्रोल किया जा सके जैसे नाजीज चाहते थे। Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, these included the Gestapo, secret state police, and the SS, that is the protection squad, criminal police and the security service SD. It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. उस समय पुलिस तो थी जो कि उस समय ग्रीन यूनिफॉर्म में, नाजी पुलिस यानी कि जो जर्मन पुलिस थी वो ग्रीन यूनिफॉर्म में होती थी। उसके बाद कुछ और जैसे ट्रूप्स के बारे में बात किया, जैसे एसए जिसको स्टॉर्म ट्रूपर्स कहा जाता है, गेस्टेपो जो कि सीक्रेट स्टेट पुलिस है, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड है, और क्रिमिनल पुलिस और एसडी यानी कि सिक्योरिटी सर्विस, ये भी कुछ ऐसी एक डिफेंस बॉडीज़ बनाई गई पुलिस की तरह ही। और इन सब ने ये सुनिश्चित किया कि जर्मनी के अंदर हिटलर के द्वारा देखे गए सपने को, यानी कि जो रूल जिस प्रकार का नाजी पार्टी रूल चाहती थी वैसा सब जगह पर लागू होता रहे। और इन सब ने जिस प्रकार से क्रूएलिटी से लोगों के ऊपर अत्याचार किया, उससे नाजी स्टेट की रेपुटेशन जो थी वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल स्टेट की बन गई। यानी कि जर्मनी के अंदर भले जर्मन्स थे या कोई भी था, उनके अंदर एक डर फैल गया, जो आज़ादी थी उनसे छीन ली गई और अब जर्मनी एक डेमोक्रेसी न रहकर एक डिक्टेटर स्टेट बन गया। People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to concentration camps, deported at will or arrested without any legal procedures. अब जर्मनी के अंदर जो लोग थे उनको कहीं भी डिटेन किया जाता था, उनको टॉर्चर चैम्बर्स में भेज दिया जाता था, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था, उनको डिपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों में, और इवन बिना किसी प्रोसीजर के उनको अरेस्ट भी किया जाता था। Police forces acquired powers to rule with impunity. पुलिस जो थी वो अपनी मर्जी से उनको पावर दी गई कि तुम किसी भी तरीके से इनको दबा सकते हो, बस हिटलर की मर्जी के अनुसार सब कुछ चलना चाहिए। Reconstruction. Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Halmer Schast, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. This project produced the famous German superhighways and the people's car, the Volkswagen. अब जर्मनी में जो हिटलर की सरकार आते ही, यानी कि जब वहाँ पर डिक्टेटरशिप शुरू हुई,
तो हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी का जिम्मा जो था वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था हार्मर शास, इनको दिया। और उन्होंने स्टेट के अंदर फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देते हुए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। हम जानते हैं, ये नाम तो हम सब ने सुना होगा, वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन और जर्मनी के जो हाईवेज थे जिनको सुपर हाईवेज कहा गया है, वो दोनों ही इसी प्रोजेक्ट के अंदर बनाए गए थे। इनकी वॉक्सवैगन कार भी उसी प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई थी। द फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी हिटलर को जल्द ही सक्सेस मिली। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One people, one empire, one leader." अब विदेशों में भी हिटलर की पॉलिसी काफ़ी काम आने लगी। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से अपने रिश्ते तोड़ लिए। इसके बाद उसने राइनलैंड को अपने देश में वापस मिला लिया 1936 में, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को भी एक कर दिया गया 1938 के अंदर, और स्लोगन दिया वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर, ये उन्होंने नारा दिया। ही देन वेंट ऑन टू वेस्ट जर्मन स्पीकिंग Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country. In all of this, he had the unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh. These quick successes at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. अब कहा गया है कि हिटलर जो थे उन्होंने फिर रुख किया चेकोस्लोवाकिया का, उसको भी इन्होंने अपने देश में मिला लिया। और फिर ये सब जो घटनाएं हुई ये अकेले हिटलर के दम पे नहीं हुई, यहाँ पर इसको अनस्पोकन यानी कि चुपचाप, यानी कि जो बैकग्राउंड से सपोर्ट मिल रही थी वो मिल रही थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो था वो मानता था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर बहुत कुछ हिटलर के ऊपर यानी कि जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए इंग्लैंड ने पर्दे के पीछे रहते हुए हिटलर के इन सब कामों में उसको सपोर्ट किया, और इस प्रकार से जल्द ही हिटलर जो था अपने देश के अंदर भी और विदेशों में भी कामयाब होने लगा। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर यहीं नहीं रुके। शार्ट हैड advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. Schacht had to leave. Hitler chose war as the way out of the approaching economic crisis. अब शार्ट जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने हिटलर को एडवाइस दी कि हमें रीआर्मामेंट के अंदर ज़्यादा हमें पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में चल रहे हैं। ऐसे में अगर हम आर्मी यानी कि हथियार बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो हम और ज़्यादा हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट थे उनको इस बात का ज्ञान था कि भाई आने वाले समय में अगर हम यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन हिटलर जो थे, जैसे कि तानाशाह होते हैं, उन्होंने उनकी बात न सुनी और इवन शार्ट को भी वहाँ से जाना पड़ा। हिटलर ने डेवलपमेंट की जगह युद्ध को चुना। Resources were to be accumulated through expansion of territory. In September 1939, Hitler invaded Poland. This started a war with France and England. हिटलर जानता था कि अगर उसे एक डेवलप्ड नेशन में जर्मनी को तब्दील करना है तो इसका एक ही उत्तर था, वो था एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अपने राज्य का विस्तार करना, अपने राज्य को और बढ़ाना। इसीलिए हिटलर ने 1939 में पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। जैसे ही पोलैंड पे कब्जा हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस जो थे वो युद्ध में कूद पड़े, और सितंबर 1940 में
Tripartite Pact was signed between Germany, Italy, and Japan, strengthening Hitler's claim to international power. Puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed in a large part of Europe. By the end of 1940, Hitler was at the pinnacle of his power. अब 1940 के अंदर सितंबर में एक एक्ट पास किया गया, एक पैक्ट पास किया गया जिसका नाम है ट्राइपार्टाइट। इस पैक्ट को साइन किया गया था जापान और जर्मनी और इटली, इन तीन देशों के बीच में। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इटली, जर्मनी और जापान, इन तीनों ने साथ में मिलकर इसको साइन किया। और इसे हिटलर जो था वो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी जो साख थी और मजबूत हो गई, और ये सब जो देश थे इन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। और धीरे धीरे इन्होंने छोटे देशों पे कब्जा करना शुरू किया और वहाँ पर पपेट रिजाइन यानी कि वहाँ पर अपने सरकार वहाँ पर लागू करके बनाकर छोड़ दी। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। 1940 के एंड की बात की जाए तो हिटलर जो था अपनी पावर की चरम सीमा पर था, यानी कि बहुत पॉपुलर हो चुका था तब तक। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर जो था ईस्टर्न यूरोप को जीतने की तरफ आगे बढ़ा। वो ये इंश्योर करना चाहता था कि फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, कि जर्मन्स को खाना भरपूर मिल पाए, और लिविंग स्पेस यानी कि दूसरे देशों पर कब्जा करके वो लिविंग स्पेस जर्मन्स के लिए एरिया का विस्तार कर रहा था। हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक किया जून 1941 को, और in this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies. The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. अब जर्मनी जो था बहुत ही मजबूती से लड़ रहा था, लेकिन जर्मनी की एक भूल ये हुई कि जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया। सोवियत यूनियन नहीं कि आज का रशिया जो है उसको कहा जाता था पहले। तो सोवियत यूनियन पे हमला करने के बाद जर्मनी, सोवियत यूनियन बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश था उस समय। अब सोवियत यूनियन से युद्ध करते करते जर्मनी जो था मुँह की खाने लगा, और जब वहाँ पर इनकी आर्मी एंगेज हो गई तो इसने जो इसका बाकी एरिया था, यानी कि इसकी लड़ाई किससे चल रही थी पहले ही हमने पढ़ा, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ, तो वो जो इसके फ्रंट्स थे वो एक्सपोज हो गए, यानी कि वहाँ पर उन देशों का जो दबदबा था थोड़ा बढ़ गया। और इधर जर्मनी को सोवियत यूनियन की आर्मी भी पीटते हुए, बोला जाए तो खदेड़ते हुए पीछे ले गई। स्टालिनग्राद की लड़ाई में बुरे तरीके से सोवियत आर्मी ने इनको हराया, और पीछे खदेड़ते हुए इनको तब तक वो लेते चले गए जब तक इनकी आर्मी जो थी हार्ट ऑफ बर्लिन, बर्लिन के हार्ट तक यानी कि बीच मध्य बर्लिन तक ना पहुंच गई जर्मन सेना। और इसके बाद शुरू हुआ एक दौर जिसको हम सोवियत यूनियन का दौर कह सकते हैं। अब सोवियत यूनियन उस समय काफ़ी पावरफुल था, और लगभग उसके आने वाले आधे सेंचुरी तक, यानी कि बोला जाए तो 50 सालों तक सोवियत आर्मी का दबदबा जो था, यानी कि रशिया का दबदबा पूरे यूरोप में रहा। मीनवाइल द यूएसए had resisted involvement in the war. It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused. But it could not stay out of the war for long. Japan was expanding its power in the east. It had occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in the Pacific. When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. अब दोनों ही विश्व युद्धों के अंदर एक खास बात ये है, एक मोड़ जो आया वो कहाँ पर आया, हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी अमेरिका जो था युद्ध में नहीं था, लेकिन जर्मनी ने उस समय भी अमेरिका का एक जहाज़ जो था लिथुआनिया, जिसके ऊपर लगभग 150 के करीब 140 लोग इनके सवार थे, सैनिक वगैरह मिलाकर, उसको डुबो दिया इन्होंने। उसको डुबोने के बाद अमेरिका ने युद्ध में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी फिर वैसा ही हुआ। अब अमेरिका जो था युद्ध से अलग था,
लेकिन जापान जो था वो अपना एरिया एक्सपेंड करता जा रहा था एशिया के अंदर। इवन फ्रेंच इंडो चाइना, जहाँ पर फ्रांस का कब्जा था इंडिया और चाइना के कुछ पार्ट्स के अंदर, वहाँ पर जो जापान था वो अपना कब्जा करने जा रहा था। और जापान ने इवन पैसिफिक ओशन के अंदर काफ़ी सारे बेस थे, उनके ऊपर भी अटैक किया जो कि यूएस बेस थे। और सबसे बड़ी भूल जो जापान की थी वो थी पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करना। पर्ल हार्बर जो है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, हॉलीवुड मूवी, जिसका नाम ही पर्ल हार्बर है, जो कि इसी युद्ध की घटना पर बनाई गई है। तो जापानीज सेना ने, जापानीज आर्मी एयरफोर्स ने पर्ल हार्बर जो कि यूएस बेस था उसके ऊपर अटैक कर दिया। द यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इस प्रकार से यूएस जो था, अमेरिका जो था, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना हाथ आजमाया। वॉर जो थी मई 1945 को ख़त्म हुई, हिटलर हार गया। यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए थे, इसके बाद हिटलर को हथियार डालने पड़े। From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. और यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ये स्टोरी पढ़ी थी हेलमत और उनके पिता की, उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। So this was the chapter 2. In the next class we will study chapter number 3, the Nazi worldview.